नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख संविधान संशोधन देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रमुख संविधान संशोधन से कोई भी एग्जाम हो वहां से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में एसएससी जीडी और यूपी टेट के एग्जाम लगे हुए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की क्लास में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हो सके तो आज की क्लास में आप लोग भी कॉपी एवं पेन के माध्यम से लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। यदि वर्तमान समय की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में 2021 तक की बात करें तो टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने हुए हैं? 105। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसके माध्यम से क्या हुआ था? तो हम लोग कहेंगे इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या हुआ था? तो हम लोग कहेंगे इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में क्या था? तो हम लोग कहेंगे इसमें था भूमि सुधार। क्या था? तो हम लोग कहेंगे इसमें था भूमि सुधार, या इसी को कह सकते हैं जमींदारी उन्मूलन। क्या था? तो हम लोग कहेंगे जमींदारी उन्मूलन था। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। अब बात आई है अनुसूची की। अनुसूची से प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें भी देख लेते हैं। यदि हमारे मूल संविधान में बात करें तब कितनी अनुसूचियां थी? तो कहेंगे 8 थी, लेकिन बाद में 4 और जुड़ गई। तब वर्तमान समय में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं वर्तमान समय में। इसका मतलब 8 के बाद 9वीं तो जुड़ गई, फिर 10वीं कब जुड़ती है? तो हम लोग कहेंगे 10वीं अनुसूची जो जुड़ती है। कौन सी अनुसूची? हम लोग कहेंगे ये जो 10वीं अनुसूची जुड़ती है ना, वो कब जुड़ती है? तो हम लोग कहेंगे ये जुड़ती है, चलिए ये कब जुड़ती है? तो हम लोग कहेंगे ये जुड़ती है 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। इसमें क्या था? तो इसमें प्रावधान किया गया था दल बदल कानून। कौन सा? दल बदल कानून के बारे में प्रावधान किया गया था। 10 अनुसूची तो हो गई। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो हम लोग कहेंगे 11वीं अनुसूची में है, चलिए 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था पहले बात करते हैं। तो हम लोग कहेंगे ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। पहले एक चीज समझना, ये जो मैं डेट लिख रहा हूँ, ईयर लिख रहा हूँ ना, 1951 या 1985 या 1992, ये तब की डेट है जब संविधान ये पारित हो गया था, पास हो गया था। और लागू जो किया जाता है इसके बाद किया जाता है। तो कभी कभी इसके 1 साल बाद की तारीख मिलेगी, 2 साल बाद की तारीख मिलेगी, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपसे ये साल नहीं पूछे जाते। जल्दी पूछा जाएगा 52वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, क्योंकि ये हम लोग देखेंगे तो ये जो मिलेगा ये आपको 93 मिलेगा। और उसके बाद 74वें संविधान की बात करें तो वो मिलेगा, 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो वो 94 मिलेगा। तो लागू होने की बात है, उसको आप बाद में पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये 11वीं अनुसूची है। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? हम लोग कहेंगे ये जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या किया गया था? तो हम लोग कहेंगे इसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया था। क्या? पंचायत के बारे में। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रामीण स्वशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ग्रामीण स्वशासन कहा जाता है। और ये कहा जाए इसमें कुल कितने विषय थे? ध्यान से बताना, इसमें कुल कितने विषय थे? तो हम लोग कहेंगे इसमें 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय थे। अब इसकी बात करते हैं।
इसमें किसके बारे में प्रावधान है? तो हम लोग कहेंगे नगर पालिका के बारे में प्रावधान है। नगर पालिका, या इसी को क्या कह सकते हैं? शहरी स्वशासन। क्या कह सकते हैं? शहरी स्वशासन कह सकते हैं। ठीक है ना। ये अब बात करते हैं इसमें कितने विषय थे? तो हम लोग कहेंगे इसमें सिर्फ 18 विषय थे। कितने? 18 विषय। ये विषय का मतलब क्या है? विषय का मतलब यह है कि इतने विषय हैं जिस पर ये लोग काम करेंगे। जैसे सड़क का थोड़ा सा निर्माण करेंगे, नाली का निर्माण करेंगे, नाला का निर्माण करेंगे, और क्या करेंगे? स्थानीय दृष्टिकोण से मनोरंजन कर लगा सकते हैं, टूल टैक्स लगा सकते हैं। तो ऐसे कितने विषय थे? तो इनके लिए 18, इनके लिए 29 विषय थे। ठीक है ना। तो कितने हो गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो 12 तक हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आया है 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से क्या किया गया था? एक भाग था 7 भाग, मतलब 7वां एक भाग था। इसमें क्या किया गया था? इसमें राज्यों को ABCD के रूप में विभाजित किया गया था। किसमें? ABCD के रूप में विभाजित किया गया था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इसे क्या कर दिया गया? इस पूरे के पूरे भाग को ही कर दिया गया समाप्त। और जो राज्य हुआ करते थे ना, राज्यों का गठन किसके आधार पर कर दिया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर गठित कर दिया गया। तब कैसे किया जाता है? ये भाषा के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर किया जाता है। और इसी के आधार पर 14 राज्य बनाए जाते हैं। और आगे बात करें तो 6 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। कहने का मतलब जो राज्य ABCD के रूप में हुआ करते थे ना, उनको समाप्त करके राज्यों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित कर दिया जाता है। और सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। वर्तमान समय में कितने हैं? कहेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहां पर भाषा आया है। क्या आया है? भाषा आया है। और यदि ये कहे भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, तो कहोगे आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। यहीं पर देखना आया है राज्य पुनर्गठन। अगर ये कहा जाए राज्य पुनर्गठन का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तब 1953 में। लेकिन अधिनियम कब आया था? तो 1956 में। तो गठन हुआ था 1953 में। लेकिन अगर यह कहा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग कहेंगे फजल अली थे। कौन थे? हम लोग कहेंगे इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कहेंगे इसमें 3 सदस्य थे। तो यह कैसी समिति थी? हम लोग कहेंगे त्रिसदस्यीय समिति या त्रिसदस्यीय आयोग था। ठीक है ना। अब त्रिसदस्यीय था तो एक तो ये हो गए फजल अली। 2 कौन थे? तो हम लोग कहेंगे एक थे KM पणिकर। कौन थे? KM पणिकर थे। और एक और कौन था? तो हम लोग कहेंगे एक थे हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ। एक थे हृदयनाथ कुंजरू थे। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। चलिए तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगवा आगे है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ध्यान देना, छोटा छोटा है लेकिन यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहेंगे तो हम लोग कहेंगे दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे गुजरात वाले क्षेत्र में ना, महाराष्ट्र के तट पे, महाराष्ट्र के बगल में। दादरा एवं नगर हवेली को क्या किया गया? तो हम लोग कहेंगे भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्या किया गया? भारतीय संघ में शामिल। इसका मतलब क्या है?
भाई हम लोगों को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिलती है, किससे मिलती है? तो अंग्रेजों से मिलती है। लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों पर अभी भी पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो यहाँ पर तो अभी पुर्तगालियों का अधिकार था और 1961 तक ये लोग रहते हैं। जब 1961 में ये चले जाते हैं तब इसी को 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया जाता है? एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो एक पॉइंट यहीं पर याद रखना, अगर ये कहा जाए भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? यूरोपीय। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। कौन आया था? वास्को डिगामा। लेकिन कब गए थे? 1961 में गए थे। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है ना। चलिए, 10वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? दादरा एवं नगर हवेली से। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। आगे है 12वां संविधान संशोधन 1962। इसमें इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह गोवा और दमन एवं दीव को क्या किया गया? तो हम लोग कहेंगे भारतीय संघ में इसको भी शामिल किया गया। क्या किया गया? तो भारतीय संघ में शामिल किया गया। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, इन क्षेत्रों में कौन थे? तो पुर्तगाली थे। 1961 में गए तो 1961 और 62 में इन्हीं को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। आगे है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे नागालैंड को अलग राज्य बनाया जाता है। क्या किया जाता है? नागालैंड को राज्य बनाया जाता है। ध्यान से समझना, ये संविधान संशोधन होता है 1962 में, लेकिन लागू 1963 में होता है। तो नागालैंड का गठन कब होता है? तो हम लोग कहेंगे अलग राज्य के रूप में गठन होता है 1963 में। मैंने कहा था ना, यहाँ पर जो डेट लिया गया है जब संविधान संशोधन हो गया था तब का है, लेकिन लागू तो बाद में किया जाता है ना। तो लागू कब हुआ? 1963 में। चलिए 1962 हो गया, आगे देखते हैं। अगला है 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1962। इसके माध्यम से क्या हुआ था? तो हम लोग कहेंगे इसके माध्यम से पुदुचेरी को क्या किया गया? भारतीय संघ में शामिल किया गया। किसको? भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब बात ये करेंगे कि गोवा में, दादर एवं नगर हवेली में और साथ ही साथ दमन एवं दीव में तो पुर्तगाली थे। यहां पर पहले कौन थे? तो हम लोग कहेंगे यहां पर थे फ्रांसीसी। यहां पर कौन थे? यहां पर थे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी कब गए थे? तो हम लोग कहेंगे ये लोग जो है 1954 में भारत को छोड़कर जाते हैं। 1954 से लेकर 61 तक यहां पर शासन यहाँ की जनता के द्वारा किया जाता है। फिर 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। चलिए, पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्य में और 4 स्थानों पर फैला हुआ है। बताओ कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से स्थान हैं, ये आपको पढ़ाया गया है। चलिए जल्दी आगे देखते हैं। अगला है 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन 1967। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी? 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में तो 14 भाषा को शामिल किया गया था। ये 14 भाषा तो थे मूल संविधान में, लेकिन बाद में 8 और जुड़ गए, तब कितने हो गए? 22। तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो हम लोग कहेंगे 22 भाषा हैं। कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा हैं, लेकिन 14 तो पहले थे। 15वां कब जुड़ा? तो हम लोग कहेंगे 15वीं भाषा जो जुड़ी वह कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी। कौन सी
भाषा थी? सिंधी भाषा थी। और ये जुड़ा 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। फिर आगे कौन कौन से जुड़े यहीं पर देख लेते हैं। आगे कौन कौन से जुड़े तो 16वीं कौन सी भाषा जुड़ी थी? हम लोग कहेंगे 16वीं जो भाषा जुड़ी थी वह जुड़ी थी नेपाली। कौन सी? नेपाली। और 17वीं कौन सी जुड़ी थी तो हम लोग कहेंगे 17वीं जुड़ी थी मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी। 18वीं कौन सी जुड़ी थी तो हम लोग कहेंगे ये जुड़ी थी कोंकणी। कहाँ की है? गोवा के आसपास की है। कौन सी है? कोंकणी। कब जुड़ा था तो हम लोग कहेंगे ये जुड़ा था 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। अब 18 तक तो आ गए हैं, 22 तक चलना है ना। तो 19वीं कब जुड़ी थी? हम लोग कहेंगे 19वीं जो जुड़ी थी 19वीं, 20वीं और 21वीं, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे 22वीं की। चलिए 22वीं हम लोग आगे देख लेते हैं। ये 19वीं कौन सी भाषा थी तो हम लोग कहेंगे ये थी बोडो। कौन सी थी? बोडो। और ये कौन सी थी? हम लोग कहेंगे डोंगरी थी। और ये कौन थी? बोडो, डोगरी और ये मैथिली थी। कहाँ की भाषा है मैथिली? बिहार की है। और कौन थी एक? ये तो 21वीं हो गई। और इसी में देखा जाए तो 22वीं कौन सी भाषा थी? हम लोग कहेंगे बोडो, डोंगरी, मैथिली और 22वीं संथाली थी। लेकिन इन चारों का शामिल कब किया गया था तो हम लोग कहेंगे इन चारों को शामिल किया गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। जल्दी से शामिल, इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है 24वां संविधान संशोधन 1971। क्या है? 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें यह कहा गया था संसद भारतीय संविधान में कहीं पर भी और किसी भी प्रकार से संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। संसद भारत के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसका मतलब यह है कि संसद की बात करें तो हम लोग कहेंगे संसद क्या करेगी? संशोधन कर सकती है, कहीं पर भी कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन कहीं पर भी कर सकती है। और यहीं से एक प्रावधान और किया जाता है कि कौन सा प्रावधान किया जाता है? इसी के माध्यम से यह प्रावधान किया जाता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना, राष्ट्रपति जो होते हैं वह संविधान संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं कि एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर देते हैं, रोकते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें कहा गया है किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब होता है मना करना या रोकना। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। एक तो है पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो प्राप्त है। और कौन सा वीटो प्राप्त है तो हम लोग कहेंगे निलंबकारी वीटो प्राप्त है। कौन सा? निलंब कारी वीटो प्राप्त है। और कौन सा? आत्यांतिक वीटो प्राप्त है। कौन सा? आत्यांतिक वीटो प्राप्त है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें तो जेब में या ऑफिस में रख दिया जाता है, कोई बात ही नहीं की जाती। लेकिन निलंबकारी में क्या किया जाता है? एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, लेकिन फिर से आता है, चाहे पुनर्विचार करके या करके फिर राष्ट्रपति को जवाब देना या हस्ताक्षर करना बाध्यकारी होता है। आत्यांतिक में क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति वीटो शक्ति को, या कह सकते हैं इस वीटो शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करते हैं? विधेयक को समाप्त कर देते हैं। विधेयक को समाप्त करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद या कह सकते हैं मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर करते हैं। यदि ये कहा जाए क्या आज तक कोई राष्ट्रपति है जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है? हम लोग कहेंगे हाँ। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। किस संबंध में किया था? तो हम लोग कहेंगे डाक अधिनियम के संदर्भ में किया था। किस संदर्भ में किया था? डाक अधिनियम के संदर्भ में किया था। सही है कि नहीं सही है? अच्छा ये बताओ, राष्ट्रपति की बात करें धन विधेयक के मामले में,
धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है? भेज सकता है? नहीं भेज सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया है 31वां संविधान संशोधन। कौन सा आया है? हम लोग कहेंगे 31वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था? तो हम लोग कहेंगे इसमें जो आज वर्तमान समय में लोकसभा है ना, इसमें संख्या कितनी है? 545 है। लेकिन पहले कितनी हुआ करती थी? 525। कितनी हुआ करती थी? 525। तो हम लोग कहेंगे 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी संख्या 525 से कितना कर दिया गया? 545। अब आपको बताना है कि लोकसभा में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? कितने लोग हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर जी अधिकतम हो सकते हैं 550। कितने? 550। पहले 552 हुआ करते थे, लेकिन 2020 से एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त। एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से अभी बात करेंगे। और इसमें कितने हैं वर्तमान समय में? तो 545। चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे अगला है 35वां संविधान संशोधन। स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया और इसी के माध्यम से प्रावधान किया गया सहयोगी राज्य का। क्या किया गया? सहयोगी राज्य का। और सहयोगी राज्य का दर्जा किसे दिया गया? तो हम लोग कहेंगे सिक्किम को दिया गया। किसको दिया गया? सिक्किम को दिया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं आगे चल के 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से क्या किया जाता है? तो कहेंगे इसे समाप्त कर दिया जाता है। जो 2 का था इसे समाप्त करके सिक्किम को क्या किया जाता है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम को तो हम लोग कहेंगे पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। इसका मतलब 35वां भी इंपॉर्टेंट है और 36वां भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी अब आपसे पूछे कि सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो वही है 36वां संविधान संशोधन, लेकिन इसको तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगला देखते हैं। अगला है 41वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से क्या किया गया था? ध्यान से समझना। इसके माध्यम से क्या किया गया था? तो हम लोग कहेंगे राज्य सेवा आयोग। ऐसे करते हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ था? तो हम लोग कहेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। और क्या हुआ था? तो हम लोग कहेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्या हुआ था? संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ना, जो सदस्य होते हैं, इनकी अवधि जो होती है वह 60 वर्ष से कितना कर दी जाती है? 62 वर्ष कर दी जाती है। वर्तमान समय में इनके सदस्यों की अवधि कितनी है? काल अवधि कितनी है? तो हम लोग कहेंगे 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष या 62 वर्ष है। 6 वर्ष या 62 वर्ष है। इसमें भी जो पहले पूरा हो जाए वो माना जाएगा। ठीक है ना। ये होगा 41वां। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1976 का कौन सा था? तो हम लोग कहेंगे ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा लेना। और हम लोग जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहेंगे लघु संविधान कहा जाता है। क्या क्या जोड़ा गया है? तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले तो प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े जाते हैं। एक है समाजवादी। कौन सा? एक है समाजवादी। और कौन सा? एक है पंथ निरपेक्ष।
कौन सा है, पंथ निरपेक्ष, और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, तो हम लोग कहेंगे अनुच्छेद का 39A जोड़े गया है। इसमें क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसमें प्रावधान है निःशुल्क विधिक सहायता। क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत नलसा नामक एक कानून बनाया गया है, नेशन लीगल सर्विस अथॉरिटी। और क्या किया गया था, इसी के माध्यम से 43 का ए जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया है, हम लोग कहेंगे उद्योगों में कर्मकारों की भूमिका निश्चित की गई है। कर्मकारों की भूमिका सुनिश्चित की गई है। और क्या किया गया है, तो हम लोग कहेंगे टेट वाले इस वाले पॉइंट को छापना, जितने भी टेट वाले हो ना इस वाले पॉइंट को छापना। 48A किसके माध्यम से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। क्या है, इसमें पर्यावरण संरक्षण शामिल किया गया। क्या किया गया, पर्यावरण संरक्षण शामिल किया गया। अब सारे के सारे लोग इस वाले पॉइंट को जरूर ध्यान से समझना। एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का कौन सा भाग, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का ए, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का ए। इसमें कौन सा प्रावधान किया गया, तो हम लोग कहेंगे इसमें प्रावधान किया गया मौलिक कर्तव्य का। कौन सा, मौलिक कर्तव्य का। अगर ये कहा जाए ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग कहेंगे रूस से लिया गया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें सिर्फ 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया। कौन सा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो हम लोग कहेंगे वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं, तो हम लोग कहेंगे वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जल्दी से छापिए, जल्दी से, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। हम लोग जानते हैं 44वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या किया गया, सबसे पहले तो कहेंगे संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या किया गया, कानूनी, क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे ये किया गया कानूनी अधिकार बना दिया गया। कहने का मतलब पहले तो ये हुआ करता था अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे कहाँ पर ले जाकर कर दिया गया, 300 के का में कर दिया गया। इसका मतलब मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। और क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे आज जो वीटो शक्ति दिया गया है ना, एक बार पुनर्विचार के लिए, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ही दिया गया है। और क्या किया गया था, तो इसका जो संबंध है वह सबसे ज्यादा हुआ था, इसका जो संबंध सबसे ज्यादा है वह है राष्ट्रीय आपात से। किससे है, राष्ट्रीय आपात से है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो आंतरिक अशांति था ना, आंतरिक अशांति एक शब्द था, आंतरिक अशांति के शब्द पे हम लोग कहेंगे कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह। अब कहोगे सर जी ये पॉइंट तो समझ में नहीं आया, फिर से मैं बताता हूं। अगर मैं ये कहूं राष्ट्रीय आपात की, तो हम लोग जानते हैं हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, 1 2 3। सबसे पहला जो है वो है राष्ट्रीय आपात। कैसा है, राष्ट्रीय आपात। किसमें संबंध है, 352 से। और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति शासन है। कौन सा, राष्ट्रपति शासन।
किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 356 के अनुसार। और कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे वित्तीय आपात। कौन सा? वित्तीय आपात है। ये किस में है? 360 में है। ये जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है इसके लिए 3 आधार बताए गए हैं। किस 3 आधार बताए गए हैं कि यह 3 आधार पर लगाया जा सकता है। एक तो है युद्ध, एक तो है युद्ध, और कौन सा है? बाह्य आक्रमण। क्या है? बाह्य आक्रमण, अगर कोई बाहर से आक्रमण कर दे तब। और क्या है? तो एक था आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति था। ठीक है ना? कहने का मतलब भारत के क्षेत्र में कोई भी कारण होगा, 3 तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। लेकिन हम लोग कहेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति की जगह पे क्या कर दिया गया? तो हम लोग कहेंगे इसके जगह पे कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। क्या कर दिया गया? तो हम लोग कहेंगे ये कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है ना? क्या कभी राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ है? हुआ है, 3 बार हुआ है। एक तो हुआ है 1962 में बाह्य आक्रमण के आधार पे जब चीन से युद्ध हो रहा था। एक हुआ है 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पे जब बांग्लादेश का मुद्दा उठा था। एक हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में, और यही सबसे विवादित था। इसी के कारण तो आंतरिक अशांति के आधार पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और इसी में और क्या प्रावधान किया गया है? इसी में प्रावधान कर दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। जल्दी से छाप लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छापिए, जल्दी से। चलिए आगे है 61वां संविधान संशोधन 1989, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया? तो हम लोग कहेंगे इसमें मतदान की आयु जो है, मतदान की आयु जो है वह 21 वर्ष से 21 से कितना कर दिया गया? 18 हो गया। आज जो आयु है वह कितना है? 18। तो 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए जल्दी से छापिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए अब आया है 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके माध्यम से क्या किया गया? तो हम लोग कहेंगे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को एनसीआर का दर्जा, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है ना? जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा हो गया? 69वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं कौन सा है। आगे है 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके माध्यम से क्या किया गया था? इसके माध्यम से ये किया गया था जो लोकसभा और विधानसभा की सीट है वह 1971 की जनगणना के अनुसार होगी, और इसमें परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि 2026 के बाद की जनगणना ना आ जाए। एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता होगा। कौन सी चीज है? पहले ध्यान से समझना। इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा की सीट क्या कर दिया गया? हम लोग कहेंगे ये कहा गया 1971 की जनगणना के अनुसार होगी, और जब तक 2026 के बाद की जनगणना नहीं आ जाती है तब तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बात ये आती है कि 2026 के बाद 2031 की जनगणना आएगी तो जो सीट निर्धारित की जाएगी वह किस वर्ष के आधार पर किया जाएगा? तो ध्यान देना, 2031 की जनगणना के आधार पर नहीं किया जाएगा, 1991 की जनसंख्या के आधार पर जो किया जाएगा सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये क्या है? 1991 के जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। जल्दी से छापो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा हो गया? 84वां संविधान संशोधन। आगे बात करते हैं हम लोग।
आगे आया है 86वां संविधान संशोधन। कहीं पर भी 86वां संविधान संबंध आ जाए तो समझ लेना इसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। इसी के माध्यम से अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया है। क्या किया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और क्या किया गया है? तो हम लोग कहेंगे जो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य जो है उसका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको भी कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। अब आया है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके माध्यम से क्या किया गया था? तो हम लोग कहेंगे इसके माध्यम से यह कर दिया गया कि मंत्री परिषद क्या हो गया? मंत्री परिषद की संख्या जो होगी, मंत्री परिषद की संख्या जो होगी वह अधिकतम 15% ही ली जाएगी। कितना अधिकतम? 15%। यदि केंद्र में है तो हम लोग कहेंगे लोकसभा का अधिकतम 15%। ठीक है ना, लोकसभा का अधिकतम 15%। और यदि विधानसभा है यानी राज्य की बात है तो हम लोग कहेंगे अधिकतम विधानसभा की। यानी कि यदि राज्य की बात करें तो राज्य की जो मंत्री परिषद बनेगी वह मुख्यमंत्री, और जो केंद्र की बनेगी वह प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की अधिकतम 15% ही होगी। ठीक है ना, कहने का मतलब जो मंत्री परिषद बनेगी वह केंद्र में लोकसभा की कुल संख्या के अधिकतम 15%, राज्यों में जो मुख्यमंत्री वगैरह बनाएंगे अपने मंत्री, उन मंत्रियों की संख्या जो होगी विधानसभा के कुल सदस्यों के अधिकतम 15% से ज़्यादा नहीं होगा। जल्दी से छापिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा हो गया? हम लोग कहेंगे 91 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा है। आगे है 96वां संविधान संशोधन 2011। इसके माध्यम से जो उरिया हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? उरिया। कहने का मतलब ये है जो पहले हुआ करता था, अंग्रेजी से समझना, उरिया कहाँ की भाषा हुआ करती थी? उड़ीसा की। इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया उड़िया। क्या नाम कर दिया गया? उड़िया नाम कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम कर दिया गया उड़िया। जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छापिए, जल्दी से। आगे कौन सा किया गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। इसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद 9 का बी जोड़ा गया। कौन सा? 9 का बी। और इसमें प्रावधान किया गया सहकारी समिति का। किसका? सहकारी समिति का प्रावधान किया गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए। 97 तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 99 की। 99 में क्या है? स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है 99। जल्दी से स्टार लगा लो। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। किसके? कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। लेकिन 99वां संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से क्या किया गया? तो इस कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और एक नया कानून बनाया गया, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कहने का मतलब यह है कि अब जो सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी वह इसके आधार पर किया जाएगा। लेकिन आगे क्या हुआ? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया गया। और भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी संविधान संशोधन को समाप्त किया हो। तो यह भारत का एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया।
क्या था, तो कोलिजियम व्यवस्था को समाप्त करके एनजेएसी का गठन किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, तो हम लोग कहेंगे समाप्त कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 100वां संविधान संशोधन 2005, सारे स्टार लगा के चलना। इसके माध्यम से क्या हुआ था, तो हम लोग कहेंगे 2015 में बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण, क्या हुआ था, हस्तांतरण। सही है कि नहीं सही है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए एक ही एक शब्द है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। 101वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो हम लोग कहेंगे जीएसटी से है। जीएसटी कैसा कर है, तो हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग कहेंगे गुड्स। कौन सा होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका फुल फॉर्म होता है, जी से हो गया गुड्स। गुड का मतलब अच्छा, तो गुड्स का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, गुड्स एंड और क्या होगा, सर्विस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान देना, यहां गुड्स का मतलब अच्छे नहीं होगा, गुड्स का मतलब होता है सामान या वस्तु, तो इसका मतलब हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला कौन सा है, तो 102वां संविधान संशोधन 2018। इसके माध्यम से क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रीय पिछड़ा क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। 103वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्टार लगा लीजिए। इसमें क्या हुआ था, तो हम लोग कहेंगे आर्थिक रूप से कमजोर। क्या कहेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे 10% आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया, 10% आरक्षण, यानी EWS का संबंध किससे है, तो हम लोग कहेंगे 103वें संविधान संशोधन से है। चलिए दो ही बचा है, आगे देखते हैं। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, ध्यान से समझना। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को कुछ आरक्षण दिए गए हैं शुरुआत से ही, और वह दिया गया था 10 वर्ष के लिए, फिर संशोधन करके 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर संशोधन करके 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी प्रकार से हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन के लिए भी प्रावधान किया गया था 10 वर्ष के लिए, फिर लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 2010 तक आया, और 2010 में फिर संशोधन करके इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन जब 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, तो इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, इनके लिए प्रावधान फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2030 तक के लिए कर दिया गया। लेकिन इसमें एंग्लो इंडियन का कोई प्रावधान नहीं किया गया, और जब एंग्लो इंडियन का कोई प्रावधान नहीं किया गया, इसका मतलब एंग्लो इंडियन का काम यहीं से समाप्त। इसका मतलब हम लोग कहेंगे इसमें क्या हुआ, तो लोकसभा प्लस विधानसभा में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण था, वो क्या किया गया, तो हम लोग कहेंगे 10 वर्षों के लिए क्या किया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन एंग्लो इंडियन का कोई प्रावधान किया गया, तो हम लोग कहेंगे एंग्लो इंडियन का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसका मतलब अब एंग्लो इंडियन की कहानी समाप्त, एंग्लो इंडियन की कहानी अब समाप्त हो गया। अब आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जल्दी से बताओ कितने सदस्यों को, तो हम लोग कहेंगे 12 सदस्यों को, जिसे साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे कौन सा है तो 105वां संविधान संशोधन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भी करंट की बात है, 2021 की बात है। इसमें क्या किया गया तो हम लोग कहेंगे इसके माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह आदेश दिया गया कि राज्य भी और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश भी क्या करे, सूची जारी कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से पिछड़े वर्ग आयोग का क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन इसी में क्या किया गया, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग हैं उनके संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों को सूची जारी करने का अधिकार दिया गया है या छूट दिया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण 105 तक के संविधान संशोधन। आज हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आए और लगे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो कम से कम अपने उन खास मित्रों के पास जरूर भेजिएगा जिनके बारे में आप कम से कम हित सोचते हो। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।